वेलकम टू सीआई इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। सब्जेक्ट इज इकोनॉमिक्स। लेसन नंबर 3 चल रहा है हमारा कैलकुलेटिंग फॉर, ठीक है, सॉरी चैप्टर नंबर 4 है हमारा कैलकुलेशन द मेथड फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम के मेथड हमारे चल रहे हैं बेसिकली। तो मेथड में हमने क्या कर दिया बेसिकली, ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड हम कर चुके। इनकम मेथड का हमने आपको डेफिनेशन बताई इनकम मेथड की बेसिकली। ठीक है, इनकम मेथड क्या थी? इट इज अ सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम एंड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, तो इनकम मेथड में हमें सबसे पहले अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आई इनकम निकालने, जिसे हम क्या कहेंगे, डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम किसके इक्वल होता है? NDPAT-FC के इक्वल होता है। डोमेस्टिक इनकम में NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम ऐड कर देंगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करते ही नेशनल इनकम आपकी निकल आएगी, जो कि इक्वल होती है NNPAT-FC के। ठीक है, तो अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम की। फैक्टर इनकम का वर्गीकरण हमें करना है, कितने तरह की होती है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम में 3 तरह की इनकम आएगी। सबसे पहले आएगा आपका कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, ठीक है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। फिर आपका आएगा ऑपरेटिंग सरप्लस और फिर आपका आएगा मिक्स्ड इनकम। इसके फर्दर आपको आगे कंपोनेंट पढ़ने के कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। देखिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या थे आपके? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो लेबर बेटे, लेबर किसके इक्वल होता है? कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। अब लेबर को किस अलग अलग तरह से हम पे करते हैं सैलरी उसकी, ये देखिएगा। ठीक है, लेबर को किस अलग अलग तरह से हम उसकी सैलरी पे कर देते हैं, ये देखिएगा। सबसे पहले वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। तो बेटे वेजेस एंड सैलरीज के अंदर जो सैलरी आपने उसकी बेसिक तय की हुई है, बेसिक सैलरी जो उसे हम पे कर रहे हैं, भाई इसके अंदर बेसिकली आती है जो उसे उसका हार्डवर्क मिला है। ठीक है, वो उसके अंदर आता है वेजेस एंड सैलरी। एक ऑफिस एम्प्लॉयज होता है उसे सैलरी मिलती है, एक जो लेबर होता है उसे वेजेस मिलते हैं ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। तो कंपनसेशन टू एम्प्लॉय के अंदर सबसे पहले आपका आएगा वेजेस एंड सैलरी इन कैश, इसके अंदर बेसिक सैलरी ही आती है। सेकेंड है आपका पेमेंट्स इन काइंड। देखिए कई बार जो एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें काइंड की फॉर्म में भी पेमेंट मिलती है, जैसे कि आपकी शिफ्टिंग मान लीजिए दिल्ली से बेंगलोर शिफ्ट हुई, बेंगलोर में जाके आपको एक हाउस लेना पड़ेगा, उस हाउस का रुपया पे करना पड़ेगा। कंपनी अगर वो हाउस रेंट खुद प्रोवाइड करा देती है, ठीक है, खुद हाउस प्रोवाइड करा देती है या फिर आपके हाउस का रेंट पे कर देती है, तो वो क्या होता है, ठीक है, पेमेंट्स इन काइंड। या फिर आप उस लोकेशन पर शिफ्ट हुए हो, आपको खाना वाना बनाना नहीं आता, तो कंपनी आपको एक सर्वेंट प्रोवाइड करा देती है, वो क्या है, पेमेंट्स इन काइंड। कंपनी आपको कार फैसिलिटीज देती है, ये भी क्या होता है, पेमेंट इन काइंड होता है बेसिकली। ठीक है, तो आपको बेसिकली सेकंड पॉइंट में देखना है पेमेंट्स इन काइंड। ठीक है, जो वेजेस एंड सैलरी इन कैश के बदले किसी और फॉर्म में पे की जाती है, जैसे कि आपको एक हाउस प्रोवाइड करा दिया, ठीक है, रेंटल हाउस प्रोवाइड करा दिया, आपको सर्वेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी, या फिर आपको कार फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी। ये सारे बेनिफिट होते हैं जो कैश के बजाय आपको अलग से दिए जाते हैं, ये कहलाता है आपका पेमेंट्स इन काइंड। ठीक है, कैश को छोड़कर किसी और फॉर्म में कंपनी आपको बेनिफिट प्रोवाइड करा रही है। इसके बाद है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर्स contribution to social security fund, टू सोशल सिक्योरिटी फंड, जिसे हम कहते हैं PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड या प्रोविडेंट फंड। जो भी कर्मचारी कंपनियों में लगे होते हैं उसका PF कटता है बेटे। PF के बारे में सबको पता होता है। देखिए जो टोटल सैलरी आपकी है उसका 12% आप अपनी सैलरी में से कटवाकर PF में जमा करते हो, बाकी 12% एम्प्लॉयर आपको देता है। तो कंपनसेशन टू एम्प्लॉय में एम्प्लॉयर्स को देखिए, जो आपका 12% जा रहा है वो तो आपकी सैलरी में से जा रहा है,
आपकी सैलरी में से जा रहा है, यहां से जा रहा है वेजेस एंड सैलरी इन कैश में से, लेकिन जो एम्प्लॉयर मालिक जो जमा कर रहा है अपनी तरफ से आपके अकाउंट में, वो आपका अलग से आएगा एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी फंड पीपीएफ में। तो कंपनसेशन टू एम्प्लॉय के अंदर तीसरा पार्ट था आपका सोशल सिक्योरिटी फंड, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी फंड जो पे होता है। देखिए बेटे, ये पीएफ के बारे में सबको पता होता है, अगर आपको नहीं पता तो आप एक बार अपने पापा जी से पूछ के देखिए, ठीक है। जो कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं उनका पीएफ कटता है, ठीक है, सैलरी का 12%, जैसे कि एग्जांपल आपकी सैलरी 10,000 है, 10,000 का 12% 1200 हो गया, तो वो 10,000 में से 1200 काट लेंगे कंपनी वाले और आपको पे कितने करेंगे, 1200 गए तो बेसिकली 8800, ठीक है। तो ये 1200 आपका जमा हुआ पीएफ अकाउंट में जाके, ठीक है, पीएफ अकाउंट में जाके 1200 आपका जमा हुआ, और प्लस 1200 कौन देगा, एम्प्लॉयर यानी मालिक। देखिए, एम्प्लॉई का मतलब होता है कर्मचारी और एम्प्लॉयर होता है मालिक, जो ओनर है उस फर्म का। तो 1200 ओनर जमा करता है। तो देखिए 1200 कितने हुए, 2400। इन 2400 में से 1200 आपका था, 1200 मालिक ने दिया। तो ये थर्ड जो वाला है ये मालिक वाला, एम्प्लॉयर वाला है, आप वाला नहीं है, ठीक है। तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी फंड भी आपका किसका पार्ट होता है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज का। फोर्थ पॉइंट देखिएगा आप, रिटायरमेंट पेंशन, ठीक है, रिटायरमेंट पेंशन, जो पेंशन पे होती है, जो गवर्नमेंट पेंशन पे करती है रिटायरमेंट के बाद, वो भी आपकी कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज में आते। देखिए बेटे, पेंशन दो तरह की होती है, रिटायरमेंट पेंशन, ओल्ड एज पेंशन। नेशनल इनकम में केवल रिटायरमेंट पेंशन आते हैं, क्योंकि जो रिटायरमेंट पेंशन है वो आपको आपकी सर्विसेज के बदले, जो 15-20 साल आपने मेहनत की है गवर्नमेंट के लिए, उसके बदले वो कंपनसेशन पे हो रहा है। जबकि जो ओल्ड एज पेंशन होते हैं वो केवल एक हेल्प होती है, डोनेशन होता है। भाई बूढ़े लोग जो अपना खर्चा नहीं कर सकते, जो अपने बेटे बहू पर बोझ नहीं बन सकते, उन्हें गवर्नमेंट हेल्प देती है। जबकि जो रिटायरमेंट पेंशन है, ये आपने जो सर्विस की है, लगन से काम किया गवर्नमेंट के लिए, उसके लिए पे की जा रही है। और एक चीज और ध्यान रखना, रिटायरमेंट पेंशन तो नेशनल इनकम में आती है, ओल्ड एज पेंशन नेशनल इनकम में नहीं आती। वेरी केयरफुली आपके ध्यान रखना। तो कंपनसेशन टू एम्प्लॉय में 4 पॉइंट आपके आ गए, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, पेमेंट इन काइंड, ठीक है, पीएफ आपका आ गया, यानी सोशल सिक्योरिटी फंड जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, और रिटायरमेंट पेंशन। अब देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, ठीक है। रेंट, ऑपरेटिंग सरप्लस 3 चीजों से मिलकर बनता है, रेंट, इंटरेस्ट और थर्ड है आपका प्रॉफिट, ठीक है। रेंट देखिए लैंड के बदले गया, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर जाएगा, इंटरेस्ट कैपिटल के बदले गया, और प्रॉफिट एंटरप्रेन्योरशिप के बदले गया, ठीक है। ये 3 होते हैं। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, अगर आपने किसी की लैंड हायर की है, आप रेंट पे करते हो, फैक्टरी इनकम मानी जाती है। आपने लोन लिया है किसी से, उस पर इंटरेस्ट आप पे करोगे, फैक्टरी इनकम मानी जाएगी। और थर्ड है प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट फिर फर्दर 3 पार्ट के बट जाते हैं, वेरी केयरफुली देखिएगा, ठीक है। प्रॉफिट फिर फर्दर आपके 3 टाइप के हो जाते हैं। सबसे पहले होता है, ठीक है, डिविडेंड या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। डिविडेंड बेटे प्रॉफिट का वो पार्ट होता है, इट इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज पेड टू द शेयर होल्डर। किन्हें पेड होता है, ये शेयर होल्डर को पेड होता है, ठीक है। शेयर होल्डर को पेड किया जाता है भाई डिविडेंड, ताकि उनकी रेगुलर इनकम बनी रहे, ठीक है। इसे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी कहते हैं, जो मैंने बता दिया आपको, डिविडेंड या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ठीक है। इट इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का वो हिस्सा विच इज पेड टू द शेयर होल्डर, विच इज पेड टू द शेयर होल्डर। सेकंड, कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, ये प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है विच इज पेड टू द गवर्नमेंट फॉर द टैक्स पर्पस, ठीक है। गवर्नमेंट ने बेटे आपको सर्विस प्रोवाइड की, गवर्नमेंट अपने देश में आपको काम करने दे रही है, तो आपको अपनी इनकम का, प्रॉफिट का 25%, पहले 35% होता था ये टोटल मिला के, सेस वगैरह सब जोड़ के, मैंने बताया भी था क्लास के अंदर, अब 25% है ये। तो प्रॉफिट का वो पार्ट जो आपने गवर्नमेंट को पे करना है, कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स, ठीक है, ये प्रॉफिट का हिस्सा माना जाता है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग भी इसे हम कहते हैं, ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट का वो हिस्सा है जिसे आपने ना तो डिविडेंड के रूप में पे किया, ना कॉर्पोरेशन प्रॉफिट के टैक्स में रूप किया। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को आप रिजर्व एंड सरप्लस की तरह, रिजर्व एंड सरप्लस की तरह, ठीक है, जमा कर लेते हो अपने फंड में, ताकि फ्यूचर में आने वाली इमरजेंसी में इसका यूज किया जा सके। फ्यूचर अनसर्टेन होता है, फ्यूचर में कंपनी को अलग अलग रिक्वायरमेंट आती है, तो उन अलग अलग रिक्वायरमेंट का सामना करने के लिए, फेस करने के लिए कंपनी प्रॉफिट का एक पर्टिकुलर पार्ट को
ठीक है, अपने पास स्टोर कर लेते हैं, अपने पास रिजर्व कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो बेटे ऑपरेटिंग सरप्लस के 3 पार्ट होते हैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट लैंड के बदले, इंटरेस्ट कैपिटल के बदले, और प्रॉफिट एंटरप्रेन्योरशिप के बदले। प्रॉफिट के फर्दर 3 पार्ट हैं, डिविडेंड, कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड सरप्लस। थर्ड तरह की आइए देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम में थर्ड तरह के होते हैं मिक्स्ड इनकम, यानी कि द इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। ठीक है, तो जिन लोगों का खुद का काम होता है, खुद का जो काम होता है, उनकी जो इनकम आते हैं उसे हम मिक्स्ड इनकम कहते हैं। खुद का काम होता है, उसमें जो उसे इनकम आए, उस इनकम को अलग करना मुश्किल हो जाता है। भाई मैंने खुद का रुपया लगाया, मैंने खुद की कैपिटल लगाई, खुद मैं अपनी लेबर कर रहा हूँ, खुद ही काम कर रहा हूँ उस पे बेटे, खुद ही, और खुद ही मैंने रिस्क लिया एंटरप्रेन्योरशिप, और खुद की जमीन पर ही मैं काम कर रहा हूँ। ये चारों मेरे अपने संसाधन है, मैंने दूसरे से लिया ही नहीं, मैंने दूसरों से लिया ही नहीं। अब मेरा टोटल प्रॉफिट आया 50,000। अब इस 50,000 में मैं कितना अपना रेंट मान के चलूँ, कितनी अपनी खुद की कमाई मान के चलूँ, कितना इंटरेस्ट मान के चलूँ, कितना प्रॉफिट मान के चलूँ, इसे अलग अलग कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए इन चारों चीज़ों की जब इनकम मिक्स हो जाती है तो उसे हम कहते हैं मिक्स्ड इनकम। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की इनकम को हम कहते हैं मिक्स इनकम। क्यों? क्योंकि उसने खुद रुपया लगाया, खुद जमीन पर किया, खुद एंटरप्रेन्योरशिप की है, सब काम खुद ही किए हैं, इसीलिए उसकी इनकम को हम मिक्स्ड इनकम कहते हैं, क्योंकि उसमें इन सभी इनकम को अलग अलग कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपको शॉर्ट में ध्यान रखना है, द इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन वो लोग होते हैं जिनका खुद का काम होता है। ठीक है, तो उसकी इनकम को हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड इनकम कहते हैं। ये मिक्सचर होते हैं वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट का, इसीलिए इन्हें मिक्स्ड इनकम कहते हैं, क्योंकि हम इनका सेपरेट एस्टिमेशन इन्हें अलग अलग नहीं कर सकते कि कितनी वेजेस, कितना इंटरेस्ट, कितना प्रॉफिट रहा होगा। ठीक है, यस स्टूडेंट्स, देखिए प्रिकॉशन रिगार्डिंग इनकम मेथड। प्रिकॉशन अगेन सावधानियां, जैसे हमने वैल्यू एडेड मेथड की कुछ सावधानियां पढ़ी थी, उसी तरह हम यहाँ भी इसकी सावधानियां पढ़ेंगे। आपको अब पता लग गया होगा कि ये सावधानियां क्यों पढ़ी जाती है। क्यों पढ़ी जाती है बेटे? क्योंकि अगर आपने इन सावधानियों को नहीं बरता तो क्या होगा? नेशनल इनकम का ओवर एस्टिमेशन हो जाएगा, नेशनल इनकम आपकी ओवर एस्टिमेट हो जाएगी, डबल काउंटिंग हो जाएगी, और ऐसे केस में फिर ये एक प्रॉपर वेलफेयर इंडेक्स नहीं बन पाएगा। ठीक है, जो वेलफेयर होता है, कल्याण का जिस इंडेक्स जिसे हम कहते हैं, फिर उसका ये प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपको बेसिकली करना क्या है बेटे? इन प्रिकॉशंस को ध्यान रखना है, और इन प्रिकॉशंस को अपनी नेशनल इनकम निकालते समय, ठीक है, ध्यान रखना है। सबसे पहले प्रिकॉशन देखिए, वेरी इजी, ट्रांसफर इनकम जो होती है, सबसे पहले ट्रांसफर इनकम क्या होती है मैं कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, अभी अभी मैंने बताया ट्रांसफर इनकम में ओल्ड एज पेंशन आएगी बेटे। ठीक है, ट्रांसफर इनकम में स्कॉलरशिप आपकी आ जाएगी, डोनेशन आपका आ जाएगा, हेल्प आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट जब हेल्प करती है, डोनेशन देती है, सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड कराती है, ठीक है, चैरिटीज वगैरह प्रोवाइड कराती है, तो एक ट्रांसफर इनकम होती है, इसमें कोई मेहनत नहीं की जाती, ये हेल्प के रूप में दी जाती है संस्थानों को या किसी लोगों को। ठीक है, तो ये हेल्प से देश के अंदर कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुआ, कोई प्रोडक्शन नहीं हो पाया। ठीक है, वैल्यू एडिशन नहीं हो पाया, प्रोडक्शन नहीं हो पाया, देश का कुछ विकास नहीं हो पाया, कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुई, कुछ काम नहीं आई, वो बेसिकली हेल्प के रूप में आपने किसी को दे दी। तो इस तरह की इनकम को हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं होते। ठीक है, बिकॉज इनमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुआ। ठीक है, अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक होती है ओल्ड एज पेंशन और एक होती है, ठीक है, रिटायरमेंट पेंशन। तो बेटे मैंने बताया भी अभी आपको, रिटायरमेंट पेंशन तो आपकी कमाई गई इनकम होती है, इतने साल आपने मेहनत की है, इसीलिए वो रिटायरमेंट पेंशन। तो रिटायरमेंट पेंशन को तो हम इंक्लूड करेंगे, बट ओल्ड एज पेंशन को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो पहली प्रिकॉशन है आपकी ये, जो ट्रांसफर इनकम होती है दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। ठीक है, सेकेंड देखिए, income from illegal activities, income from illegal activities are not to be added। ठीक है, जो illegal activities होती है, ठीक है, illegal है, ठीक है, लीगल नहीं है, आपने कोई इलीगल काम किया, चोरी की, डकैती कर लिया, आपने एटीएम लूट लिया, उससे आपने 2-4 करोड़ रुपए कमा लिए भाई, तो उससे क्या वैल्यू एडिशन किया आपने? कुछ वैल्यू एडिशन नहीं किया, देश का नुकसान ही और किया आपने। तो जो इलीगल एक्टिविटीज होती है ना, जिसमें थेफ्ट आती है, चोरी, थेफ्ट आया,
गैम्बलिंग, जुआ खेल लिया आपने भाई, जुआ में लॉटरी वगैरह लग गई आपकी, तो उस लॉटरी से कमाई गई इनकम का क्या फायदा, आपने रातों रात अमीर हो गए, अब आपने कुछ वैल्यू एडिशन तो किया ही नहीं। तो जो बेसिकली इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, थेफ्ट हो गया, गैम्बलिंग हो गया, डकैती हो गई, चोरी हो गई, खून हो गया, अपहरण हो गया, कत्ल कर दिया आपने किसी का और फिर रुपए लूट लिए, तो इन एक्टिविटीज को हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते, ये ब्लैक इनकम होती है आपकी, इनको हम सिंपली शामिल नहीं करेंगे। थर्ड देखिए, कमीशन अर्न, ये वैल्यू एडेड में भी आया था ये वाला पॉइंट, कमीशन अर्न्ड ऑन सेल एंड परचेज, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स आर टू बी, सोच के देखिए माइंड में, आर टू बी एडेड। ठीक है, देखिए फिर से बता देता हूं, जो वैल्यू ऑफ सेकंड हैंड गुड्स होते हैं ना, सेकंड हैंड गुड्स की जो वैल्यू होती है, ठीक है, उस वैल्यू को तो हम ऐड नहीं करते, लेकिन उसके ऊपर जो कमीशन हमें मिलता है, कमीशन जो हमें अर्न किया, वो फैक्टर इनकम मानी जाती है बेटे, क्योंकि उसके लिए आपने मेहनत की। ठीक है, प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी को खरीदते हैं और बेचते हैं, बीच में इनकम कमाते हैं, तो डेफिनेटली ये उनकी कौन सी इनकम है, फैक्टर इनकम है, उसने रिस्क लिया है, इसके लिए मेहनत की है बेटा, इधर उधर घूमा है, सारे काम किए हैं, तो बेसिकली जो कमीशन अर्न होता है वो आपको ऐड किया जाएगा, क्योंकि ये रिवॉर्ड है फॉर प्रोवाइडिंग देयर फैक्टर सर्विसेज। इसी तरह जो ब्रोकर होते हैं ऑफ शेयर, ठीक है, शेयर्स के जो ब्रोकर होते हैं, शेयर एंड डिबेंचर्स जिन्हें, तो जो ब्रोकर होते हैं वो जो कमीशन अर्न करते हैं ऑन सेल एंड परचेज ऑफ शेयर, सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, शेयर्स एंड डिबेंचर, दीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड, इनको भी हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि शेयर्स की परचेस और सेल पूरी तरह से अलाउड होती है शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में, तो उन्हें अगर सेल एंड परचेस का काम कोई मीडिएटर करता है, कोई ब्रोकर करता है, तो डेफिनेटली अपना ब्रोकरेज चार्ज करेगा, कमीशन चार्ज करेगा, ये उसकी मेहनत है बेटे। ठीक है, उसने सेल और शेयर्स और डिबेंचर्स को खरीदने और बेचने में हेल्प की है, ट्रांसफर करने में हेल्प की है, तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू काउंट की जाएगी, तो ब्रोकरेज ऑन सेल ऑफ परचेस काउंट किया जाएगा। अब है इनकम फ्रॉम विंडफॉल गेन्स, इनकम फ्रॉम विंडफॉल गेन्स लाइक लॉटरीज, भाई लॉटरी आपने लगा दी, ठीक है, लॉटरी आपने लगा ली भाई, ड्रीम 11 में कोई टीम आपने चुन ली जिससे आपको बहुत ज्यादा रुपया हो गया, आप जीत गए बेटे, तो इनसे जो आई इनकम होती है इसे भी हम वैल्यू एडिशन नहीं मानते, इसे भी आप फैक्टर इनकम नहीं मानोगे। ठीक है, फैक्टर इनकम नहीं मानोगे, अचानक हुए गेन है, अचानक आपकी लॉटरी लग गई, अचानक आप ड्रीम 11 में जीत गए, अचानक आपने एमपीएल में रुपया लगा दिया, वहां से आप जीत गए। ठीक है, तो इनसे कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुआ, इससे कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, ठीक है, प्रोडक्शन नहीं हुआ, रातों रात आप अमीर बन गए, ये कोई आपका प्रोडक्शन के कारण नहीं बना, ये तो आपकी किस्मत था, भाग्य था जो चमक गया अचानक, तो इस तरह की इनकम को हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। ठीक है, ये बेसिकली बस विंडफॉल गेन होते हैं, इससे हमारा कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता। ठीक है, तो इनकी इनकम को हम नेशनल इनकम में अपना काउंट नहीं करेंगे। आगे देखिए, इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड, यस, इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, जो हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड जिसमें हम खुद रह रहे हैं, उसका जो इम्प्यूटेड, मैंने वैल्यू एडिशन मेथड में बताया था कि हमारे जो घर हैं उसकी एक वैल्यू है हमारी म्यूनिसिपल कमेटी के पास। ठीक है, जो आपकी कमेटी आसपास जो भी लगती है, बावल की, रेवाड़ी की, दिल्ली की, ठीक है, दिल्ली में एमसीडी होती है, ठीक है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, तो हर घर की एक रेंटल वैल्यू उनके पास होती है, तो उस घर की जो भी रेंटल वैल्यू है, ठीक है, उस रेंटल वैल्यू को वो अपने आप नेशनल इनकम में काउंट कर देते हैं। तो इसलिए आपको बताना है कि इंपोर्टेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी या सेल्फ ऑक्यूपाइड जो हाउस होता है उसकी इनकम आपकी काउंट की जाएगी डेफिनेटली। ठीक है, छठे के बाद सातवां देखिए, प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजप्शन गुड्स, वैल्यू एडिशन में बताया है काउंट होगा और यहाँ बता देता हूँ काउंट होगा। तो द प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजप्शन गुड्स जो होते हैं जिनका हम खुद यूज कर लेते हैं बेटे, जिसके अंदर राइस आता है, ठीक है, वीट आते हैं, मेज मक्का वगैरह आता है, दालें आती हैं, फ्रूट्स वगैरह आते हैं, तो हमने खुद के लिए उगाए, खुद यूज कर लिए, तो वो भी नेशनल इनकम के अंदर ऐड किया जाएगा, क्योंकि उसकी सिंपली एक मार्केट वैल्यू है। अगर वो राइस मार्केट में जाए तो बिकेगा, ठीक है, वीट मार्केट में जाए तो बिकेगा, मेज मार्केट के अंदर जाएगा तो डेफिनेटली बिकेगा, किसी ना किसी प्राइस पर वो बिकेगा। ठीक है, तो सेल्फ कंजप्शन के लिए जो होता है उसे हम डेफिनेटली अकाउंट करेंगे, क्योंकि इसकी एक वैल्यू होती है, इसीलिए किया जाएगा। आगे प्रिकॉशन देखिए, इसी मैथड से रिलेटेड है। हमने आपको बताया था कि ठीक है, फैक्टर इनकम में तीन होते हैं, कंपनसेशन, ठीक है, प्रॉफिट
ठीक है, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम आपकी हमने मान के चले थे, ठीक है। तो आपने देखा था कि प्रॉफिट था, प्रॉफिट के कितने हिस्से थे, प्रॉफिट के 3 हिस्से थे, ठीक है। एक तो था कॉर्पोरेशन टैक्स, एक था डिविडेंड और एक था डिस्ट्रीब्यूटेबल अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो आपने बचा कर रख लिया था, सेव करके रख लिया था। अब सोच के देखिए, ये तीनों चीजें कॉर्पोरेशन टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट किससे मिलकर बने हैं, प्रॉफिट से मिलकर बने हैं। तो अगर आपको प्रॉफिट दे रखा है, तो आपको ये तीनों चीजें अलग से ऐड नहीं करनी, रिमेंबर वेरी केयरफुली। तो ये तीनों चीजें आपको अलग से ऐड नहीं करनी, ठीक है। अगर प्रॉफिट नहीं दे रखा, कॉर्पोरेशन टैक्स डिविडेंड दे रखा, तो ऐड कर दीजिए। आपको मान लीजिए क्वेश्चन में प्रॉफिट बता दिया 50,000 का, प्रॉफिट के साथ साथ बता दिया भाई कॉर्पोरेशन टैक्स गया 10,000 का, डिविडेंड गया 5,000 का, तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। तो अगर आप प्रॉफिट 50,000 लिख चुके हो तो आपको इन दो को अलग से लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इसी तरह कंपनसेशन टू एम्प्लॉय हो गया, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय में 4 पॉइंट मैंने आपको बताए थे, ठीक है। कंपनसेशन में मैंने 4 पॉइंट आपको बताए थे, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, पेमेंट्स इन काइंड, रिटायरमेंट पेंशन आपकी थी और सोशल सिक्योरिटी फंड आपका था। तो इसी तरह अगर कंपनसेशन पूरा दिया हुआ है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज आपको बता दिया भाई इतना हमने पे किया हुआ है, तो कंपनसेशन देने पर इन चारों पॉइंट को अलग से आप ऐड नहीं करोगे, क्योंकि सोच के देखिए ना, माइंड पे प्रेशर डाल के देखिए, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय इन चारों चीजों से तो मिलकर बना है। कंपनसेशन आपको बता दिया 1 लाख, ठीक है, और अलग से आपको ये सेपरेट पॉइंट दे दिए, कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। अगर आपने कंपनसेशन ऑलरेडी 1 लाख ले लिया और ये भी आप ले दोगे तो वही प्रॉब्लम आपके पास आएगी डबल काउंटिंग की। तो बेटे आपको ध्यान रखना है प्रिकॉशन को, कंपनसेशन दे दिया तो इन चारों को अलग से आपको ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। एक और चीज, इनकम टैक्स जो होता है वो कंपनसेशन में ही से ही पेड होता है, तो इनकम टैक्स को भी आपको अलग से नहीं लिखना, ठीक है। इनकम टैक्स अगर आपको दे दिया तो इस नेशनल इनकम के मेथड में आपको ऐड नहीं करना, इनकम टैक्स ऐड नहीं करना, ठीक है। कॉर्पोरेशन टैक्स ऐड करना है, लेकिन कब ऐड करना है कॉर्पोरेशन टैक्स, जब प्रॉफिट अलग से नहीं दे रखा। प्रॉफिट दे दिया तो इसको भी आप ऐड नहीं करोगे। तो ये कुछ प्रिकॉशन है, आपको केयरफुली पढ़ना है, ध्यान रखना है। थैंक यू।